नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडाने एजुकेशन पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो 10वां जो लेसन है अपना हेलोजन व्युत्पन्न वो अपन ने प्रारंभ किया था। और पिछले 4 लेक्चर जो है इसके हो चुके थे, जिसमें हमने बात की थी कि जो हेलो एल्केन है उसकी बनाने की विधियां क्या है, उनके रासायनिक गुणों के बारे में हमने बात की थी। SN1 SN2 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उसको लेकर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे विलोपन अभिक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं कि विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, उसको लेकर हम बात करेंगे आज। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है आज का। विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन अभिक्रिया, देखो विलोपन का मतलब होता है टूटना, यानी यहां पर क्या होगा, कोई भी परमाणु या परमाणु का समूह जो है हेलोजन व्युत्पन्न जो है आपका जो एल्किल हैलाइड है उससे टूट कर क्या होगा, बाहर निकलेगा विलोपन अभिक्रिया में। देखो सीधा सा आपके अगर बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो सीधा सा प्रश्न आएगा, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो एक नियम है सेट-जेब नियम वो मैं बताऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लिख के लीजिएगा उसको, वो 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, अपना जो लेवल रहेगा वो अकॉर्डिंग टू 12th लेवल रहेगा। ठीक है, 12th के हिसाब से अपने को जितना आवश्यक है 100 में से 100 मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप उतना सा भी जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अगर वो भी अगर आप सीख लेते हो तो 100 में से 100 आपकी गारंटी मैं लेता हूं आपकी। ठीक है, और रही बात आपके नीट या जेई लेवल की अगर हम बात करें तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से एक विशेष हम श्रृंखला लेकर आएंगे नीट और जेई के लिए अलग से केमिस्ट्री की, उसमें हम बात करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यानी कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं, सर सिलेबस का वीडियो बना लो। देखो थोड़ी शांति रखो, एक जैसे मैं केमिस्ट्री का अलग बनाऊंगा, फिजिक्स का अलग बनाऊंगा, बायो का अलग बनाऊंगा, उससे बेटर क्या है कि एक बार सभी का सिलेबस आ जाए, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आ जाए। तो हमने ये सोचा कि सभी का सिलेबस जो आ जाए एक बार कंप्लीट, तो सभी का एक वीडियो बनाया जाए ताकि आपको सभी बार बार अलग अलग से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़े, आपको एक ही वीडियो में आप सब सारा कुछ देख सकोगे। फिजिक्स के अंदर कितना है, केमिस्ट्री के अंदर कितना है, बायो या मैथ के अंदर कितना है, आपके इंग्लिश के अंदर कितना है, हिंदी के अंदर कितना है, तो वो सारा सिलेबस आपको मिल सके, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। विलोपन अभिक्रिया, देखो विलोपन अभिक्रिया की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो यह होती है, देखो E1 E2, चलो इसको इधर लिख देता हूं एक बार में ताकि ठीक रहेगा आपके। विलोपन अभिक्रिया देखो ये होती है 3 प्रकार की होती है, E1 E2 और ECB या E1CB। ठीक है, विलोपन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, E1 E2 और E1CB। ठीक है, लेकिन अपने जो कोर्स में है ना, अपने कोर्स में केवल एक ही है, E1 अभिक्रिया ही है। ठीक है, बाकी सब अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं, E1 E2 और E1CB। ठीक है, लेकिन अपने कोर्स में अगर अपन 12th की बात करें तो अपने केवल एक ही रिएक्शन है, E1 ही है अपने कोर्स में दे रखी है, और उसको उसमें भी ये नहीं बता रखा कि ये E1 है, ये मैं बता रहा हूं आपको समझने के लिए। देखिए E1 में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है। सबसे पहले तो समझते हैं कि विलोपन अभिक्रिया में होता क्या है। देखो जैसे ये RCH और ये मान लो X हो गया और ये है CH3, क्या है CH3। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक तो हेलोजन निकलता है, एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखना यहां पर ये आपके सामने जैसे मैं लिख रहा हूं RCH, ये क्या है X और ये हो गया CH3। यदि सबसे पहले अगर हेलोजन बाहर जाता है, ध्यान देना, बाहर क्या निकल जाएगा, मान लो हेलोजन यहां से निकल गया, ये हेलोजन यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा RCH, इस कार्बन पर क्या जाएगा, धनावेश, और ये क्या बन जाएगा CH3, क्या बन जाएगा CH3। यदि क्या होगा, अगर अभिक्रिया में हेलोजन अगर बाहर निकलता है, पहले हेलोजन अगर पहले बाहर निकलता तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, E1 होगी। कौन सी होगी, E1। ठीक है, और यदि मान लो कि हेलोजन और कोई दूसरा परमाणु एक साथ बाहर निकले, मान लो कि ये हो गया, इसको मैं इसे लिख देता हूं खोल के, ये H। यदि ये दोनों परमाणु क्या होते हैं, अगर एक साथ बाहर निकलते हैं तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी E2 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, E2। इसमें किसी कार्बोधनायन या कार्बोनायन का निर्माण नहीं होगा, जबकि इसमें क्या होगा, कार्बोधनायन का निर्माण होगा। और देखिए कि E1CB में क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, पहले हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें पहले क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ये CH3, यहां पर पहले क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये हो जाएगा आपका
CH, ये क्या हो जाएगा X, और ये हो जाएगा CH, इस पर क्या जाएगा ऋणावेश हो जाएगा। यानी E1 की अगर अपन बात करें तो क्या बनता है कार्बोनाइन, जबकि E2 में कुछ भी नहीं बनेगा, ना तो कार्बन बनेगा ना कार्बोनाइन बनेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा यहां से। और E1CD में क्या बनेगा कार्बोरेनाइन बनेगा, क्या बनेगा कार्बोरेनाइन। ठीक है, तो अपन बात करेंगे किसके बारे में, केवल E1 के बारे में। तो इसको बारे में एक बार सामान्य तरीके से आप समझ लो इसके अंदर क्या क्या होता है, फिर अपन इसके उदाहरण को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, विलोपन अभिक्रिया। सबसे पहले क्या होगा देखो, जैसे ये R H और ये मान ले देता हूं मैं, क्या हो गया आपका ये X हो गया, और ये हो गया CH3। पहली स्टेप यानी पहले पद में क्या होगा, हेलोजन बाहर निकलेगा X माइनस, और ये क्या बन जाएगा R CH, इस पर क्या जाएगा धनायन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा धनावेश, और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, ये जो पहला जो पद होता है ये क्या होता है धीमा पद होता है। कैसा होता है धीमा, स्लो। ठीक है, और जो पद धीमा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं RDS, यानी वेग निर्धारक पद कहा जाता है। जो पद क्या होता है धीमा होता है उसे क्या कहा जाता है वेग निर्धारक पद कहा जाता है। तो पहले पद में यहां पर क्या होगा, यहां से ये जो हेलोजन है ये इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। हेलोजन जो है इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा, तो इस कार्बन पर क्या जाएगा धनावेश आ जाएगा। ठीक है, यह हेलोजन बाहर निकल गया, कार्बन पर क्या गया धनावेश आ गया। ठीक है, अब देखो सेकंड जो स्टेप होगी उसके अंदर क्या होगा, देखिएगा ये हो गया आपका फर्स्ट, और ये सेकंड स्टेप। इसके अंदर क्या होगा देखिए R CH, ये जो CH2 है यहां से यानी CH3, यहां से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा, और ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, और बाहर क्या निकल जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जो पद होता है कैसा होता है तीव्र होता है। तो ये क्या हो जाएगा देखो R CH, अब देखो ऑलरेडी एक तो बंद तो था ही पहले, अब ये इधर से आ गया तो कितने बंद बन गए डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया CH2, क्या हो गया CH2। अब देखो ये निकला था X माइनस, और यहां से क्या निकलेगा H प्लस, तो ये X माइनस और H प्लस, ये क्या बना देंगे HX। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ अभिक्रिया होती है आपकी, कौन सी विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होगा हेलोजन निकलेगा जिससे क्या बनेगा कार्बोधनाइन बनेगा, हेलोजन के निकलने से क्या बनेगा कार्बोधनाइन बनेगा। फिर दूसरे पद में क्या निकलेगा हाइड्रोजन निकलेगा, क्या निकलेगा हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगी एल्कीन। यानी अपन कह सकते हैं जो विलोपन जो अभिक्रिया है आपके 12th की अगर अपन बात करें तो विलोपन अभिक्रिया के दौरान यहां आपको क्या प्राप्त होगी एल्कीन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी एल्कीन प्राप्त होगी। देखिए यहां पर प्राप्त हो रही है ना अपने को एल्कीन। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या होता है, एल्कीन ये बन गई, एल्कीन अपने को प्राप्त हो गई। ठीक है, आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन बात करते हैं। एक बार पुनः बता देता हूं, यहां से क्या निकलेगा हेलोजन निकलेगा, क्या बनेगा कार्बोधनाइन बनेगा। दूसरे पद में क्या होगा ये धनाइन जो है कार्बोधनाइन अपने आवेश को उदासीन करने के लिए इधर से क्या लेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहां से क्या निकल जाएगा ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगी एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी एल्कीन। ठीक है, चलिए इसको अपन देखते हैं। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि इस अभिक्रिया में क्या बन रहा है, आप कहोगे सर कार्बोधनाइन बन रहा है। अब देखो जिस धनाइन का स्थायित्व ज्यादा होगा, जिस धनाइन का स्थायित्व ज्यादा होगा वह उतनी ही विलोपन अभिक्रिया देगा। जिस धनाइन का स्थायित्व ज्यादा होगा वह उतनी ही क्या देगा विलोपन अभिक्रिया। जैसे मान लो तुम्हारे सामने लिख रहा हूं मैं CH3 ये जैसे मान लो मिथाइल हो गया और ये X। ये है। अब यहां से देखो अगर यहां से ये हेलोजन निकलता है तो ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा। क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बोनाइन। यहां से अगर ये हेलोजन निकलता है तो ये बनेगा 2 डिग्री कार्बोनाइन, और यहां से अगर ये हेलोजन निकलता है तो ये क्या बनेगा 1 डिग्री कार्बोनाइन। मैंने बताया आपको कि जिस कार्बोधनाइन का स्थायित्व ज्यादा होगा, जिस कार्बोधनाइन का स्थायित्व ज्यादा होगा वह उतनी ही अधिक विलोपन अभिक्रिया देगा। जिस कार्बोधनाइन का स्थायित्व ज्यादा होगा। अब बताओ इनमें से 3 कार्बोधनाइन बन रहे हैं, 3 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो सबसे अधिक स्थायी कौन होता है, आप कहोगे गुरुजी सबसे अधिक स्थायी होता है 3 डिग्री। सबसे अधिक जो स्थायी होता है 3 डिग्री, तो सबसे अधिक विलोपन अभिक्रिया भी कौन देगा 3 डिग्री देगा। कौन देगा 3 डिग्री।
ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक विलोपन अभिक्रिया कौन देगा? 3 डिग्री। अब यदि मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लो कि CH3 CH2 फ्लोरीन लिख देता हूं, CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Br CH3 CH2 और आयोडीन। यानी आपके पास क्या हो गया? ये फ्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन और आयोडोएथेन। ठीक है। अब देखो यहां पर कार्बन समान है, यानी कार्बन की या कार्बनिक यौगिक क्या है? समान है, लेकिन यहां पर हेलोजन मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिए। अब मैं आपसे पूछूं, देखो यहां पे ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अब इनमें से सबसे अधिक विलोपन अभिक्रिया कौन देगा? ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, वह बंध सबसे पहले टूटेगा जो बंध क्या होगा? दुर्बल होगा। और बंध दुर्बल कब होगा? जब परमाणु का आकार बड़ा होगा तो बंध भी क्या होगा? दुर्बल होगा। ध्यान दीजिएगा, परमाणु का आकार अगर बड़ा होगा तो बंध क्या होगा? दुर्बल होगा। ठीक है, अपन देखते हैं आवर्त में जब अपन ऊपर से नीचे, सॉरी वर्ग में जब अपन ऊपर से नीचे चलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे चलते तो अपन जानते हैं परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं अपन तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो यहां सबसे बड़ा आकार किसका होगा? आयोडीन का। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा? आयोडीन का हो गया। और मैंने बताया था परमाणु का आकार बड़ा होगा तो बंध क्या होगा? दुर्बल होगा, और दुर्बल बंध सबसे पहले टूटेगा। तो अब मैं कहूं कि इनमें से सबसे पहले बंध किसका टूटेगा? तो आप कहोगे गुरुजी आयोडीन का टूटेगा, क्योंकि ये इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है, और जिसका आकार बड़ा होगा बंध पहले टूटेगा, और जितना जल्दी बंध टूटेगा वो उतनी जल्दी विलोपन अभिक्रिया देगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ये इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं सीधा सा। ठीक है, आकार देखो यहां पर क्या ध्यान रखना है, देखो यहां पर देखो कार्बोदनाइन, यहां पर ये 3 डिग्री था, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। ठीक है, तो जिस कार्बोदनाइन का स्थायित्व ज्यादा होगा वो पहले अभिक्रिया देगा। तो अपन जानते हैं 3 डिग्री कार्बोदनाइन का स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले अभिक्रिया देगा। लेकिन यहां पर अपन ने कार्बन क्या कर दिया? समान कर दिया, सारे के सारे 1 डिग्री कर दिए, चाहे 2 डिग्री ग्रो चाहे 3 डिग्री ग्रो, सारे समान होने चाहिए। लेकिन हेलोजन अपन ने क्या कर दिया? बदल दिए। यहां पर हेलोजन समान होना चाहिए तब ये चीज होगी, अगर हेलोजन बदलेगा तो ये क्रम नहीं बदल सकता है। तो यहां अपन ने हेलोजन बदल दिया, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहां पर सबसे पहले कौन देगा? कि जिस परमाणु का आकार बड़ा होगा उसका बंध क्या होगा? दुर्बल होगा। बंध दुर्बल होगा तो परमाणु जो बंध है जल्दी टूटेगा, बंध दुर्बल होगा तो जल्दी टूटेगा, और जल्दी बंध कहां टूटेगा? यहां टूटेगा। जल्दी बंध कहां टूटेगा? यहां टूटेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका क्रम हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा एक बार। क्लियर? चलो आगे अपन बात करते हैं इसकी। देखो क्रम पूछा जा सकता है, क्रम का मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, RCH CH2 और ये H लिख दिया मैंने, यहां पर ऐसे लिख दिया इसको H। ठीक है, ये CH3 है, मैंने यहां लिख दिया। अब देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है, ध्यान देना, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? बीटा कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? बीटा कार्बन। तो यहां से निकलेगा ये H और H इस तरह से, तो क्या बन जाएगा? ये R CH डबल बॉन्ड CH2 बाहर क्या निकल गया? HX। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं कि अल्फा कार्बन से हेलोजन का निष्कासन होगा, और बीटा कार्बन से किसका निष्कासन होगा? हाइड्रोजन का। विलोपन अभिक्रिया जो है इसमें अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा? हेलोजन निकलेगा, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? वी हाइड्रो हेलोजनीकरण कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना कि हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, हेलोजनीकरण यानी हेलोजन का जुड़ना, उसी प्रकार से वी हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना, वी हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन का निकलना। तो यहां पे देखो हेलोजन भी निकल रहा है और हाइड्रोजन भी निकल रहा है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? वी हाइड्रो हेलोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वी हाइड्रो हेलोजनीकरण इसको हम कहते हैं। क्लियर? तो यहां सीधी सी भाषा में आपको ध्यान रखना है कि अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और एल्कीन बनेगी जब भी विलोपन अभिक्रिया की अगर अपन बात कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आपको कैसे पता चलेगा, तो ध्यान देना कि जब भी अगर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, अगर आपको मिल जाए यानी एल्कोहलिक KOH,
ये अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है। जब भी आपको एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाए, इस तरह से रिएक्शन दे रखी है, समझ लो कौन सी विक्रिया होगी? विलोपन विक्रिया होगी। और क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में अपन क्या लिख सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। और किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। क्लियर? इसको एक बार व्यवस्थित तरीके से मैं लिख देता हूं, बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिएगा, RCH CH2, इसको यहां लिखता हूं मैं, ये H किसकी उपस्थिति में होगी? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। यहां से ये बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका? RCH डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या निकल गया? ये HX। समझने के लिए इसको चलो और ऐसे लिख देता हूं मैं, CH3CH, ये लिख दिया, मान लो मैंने Cl CH2, ये H, क्या निकल जाएगा यहां से? HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl। किसकी उपस्थिति में होगा? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अपन क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। यहाँ पे चलो ये बना देता हूं मैं। क्या बनेगा? ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। क्या निकल जाएगा? HCl। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक प्रथम दृष्टि में विलोपन अभिक्रिया। क्रम मैंने बता ही दिया है। सबसे पहले कौन देगा? 3 डिग्री देगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। और यदि मान लो कि हेलोजन अलग अलग हो, हेलोजन यदि अलग अलग हो तो क्या होगा? वह हेलोजन सबसे पहले देगा जिसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा। तो अपन जानते हैं हेलोजन में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? आयोडीन का होता है। हेलोजन में जो सबसे बड़ा आकार होता है किसका होता है? आयोडीन का होता है, इसलिए वो सबसे पहले अभिक्रिया देगा। उसके बाद कौन देगा? ब्रोमीन। फिर कौन देगा? क्लोरीन। क्लियर? लिख लिया? चलो अब देखो, ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन हो गई, इसमें ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं। लेकिन जो मेन, जो इंपॉर्टेंट है, वो अब अपन बात करेंगे। जो मुख्य अभिक्रिया जो है उसकी अपन हम बात करेंगे अपन, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। और मेरा मानना है कि इस बार ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न जो भी मैं करवा रहा हूं, आगे की जो अभिक्रिया है, आगे का जो नियम है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वो है आपका सेट-जेब का नियम, या जिसे अपन बोलते हैं जेड शेप का नियम। सेट-जेब का नियम या जेड शेप का नियम, हेडिंग लगा लीजिएगा। सेट-जेब का नियम या जेड शेप का नियम, सेट-जेब का नियम या जिसे अपन क्या बोलते हैं? जेड शेप का नियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेट-जेब का नियम लिखिए या जेड शेप का नियम लिखिए। ये नियम क्या कहता है कि यदि किसी एल्किल हैलाइड से, आप लिखना चाहो तो नोट कर लो, चलो मैं बोल रहा हूं, यदि किसी एल्किल हैलाइड से, सेट-जेब का नियम क्या कहता है? यदि किसी एल्किल हैलाइड से 2 या 2 से अधिक एल्किन बनने की संभावना हो, यदि किसी एल्किल हैलाइड से 2 या 2 से अधिक एल्किन बनने की संभावना हो, यदि किसी एल्किल हैलाइड से 2 या 2 से अधिक एल्किन बनने की संभावना हो, तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है। यदि किसी एल्किल हैलाइड से 2 या 2 से अधिक एल्किन बनने की संभावना हो, तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है, वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है, जिसमें द्विबंधित कार्बन पर जुड़े हुए प्रतिस्थापी की संख्या अधिक होती है, जिसमें द्विबंधित कार्बन पर जुड़े हुए प्रतिस्थापी की संख्या अधिक होती है। ठीक है, यानी यदि किसी एल्किल हैलाइड से 2 प्रकार की या 2 से अधिक प्रकार की एल्किन बनने की संभावना होगी, तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनेगी, जिसमें प्रतिस्थापी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। उदाहरण से समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
फिर से बोल रहा हूं, अभी से याद कर लेना कंप्लीट। मेरा मानना है कि इस बार ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकता है, सेट जेब का नियम या जेड सेब का नियम। देखिए उदाहरण के रूप में इसको अपन समझते हैं, CH3 और यहां लगा देता हूं मैं ये X, CH2 और ये CH3। ठीक है, ये इस प्रकार से मैंने लिख लिया। ठीक है, मेरी चाय आ गई है। चलो देखो इधर, अभिक्रिया हो रही किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। अब देखिए मैंने क्या कहा था, अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा बताओ? अल्फा कार्बन से निकलता है हेलोजन और बीटा कार्बन से निकलता है हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा? हेलोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। बीटा कार्बन से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, यानी ये कार्बन तो कौन सा हो गया? अल्फा हो गया। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे या कार्बन क्या होंगे? बीटा कार्बन। समझ लेगा ध्यान से, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा उसे क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन क्या कहलाएंगे? बीटा कार्बन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बीटा कार्बन। अब समझिएगा, अल्फा कार्बन से विलोपन विक्रिया में क्या होता है? अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा? हेलोजन, और बीटा कार्बन से क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, तो अब यहां पर बीटा कार्बन दो हो गए आपके पास, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। अब हाइड्रोजन अपन किधर से निकले? ठीक है, दोनों जगह से निकल सकता है। तो मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा? देखिएगा, तो दो कंडीशन ले रहे हैं अपन। मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा इसके अंदर? देखिएगा, ठीक है, पहले कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं? यहां से निकाल रहा हूं हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, है ना, पहली कंडीशन में। अब दूसरे में मैं यहां से निकाल रहा हूं इस कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिएगा कि ये है द्विबंधित कार्बन, इसमें ये द्विबंधित कार्बन और ये भी द्विबंधित कार्बन। एक बार आप लिख लीजिएगा, तब तक मेरी भी चाय आ गई, मैं चाय पी लेता हूं। चाय पियोगे? नहीं पियोगे कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। चलो फटाफट इसको, और लगाइए खुद के हिसाब से, दिमाग लगाइए कौन सा हो सकता है। सर वीडियो के बीच में चाय मत पिया करो, हमारा इंटरनेट खत्म होता है ना, हमारे लिए फ्यूल का काम करती है, ईंधन है। एक टीचर के लिए चाय क्या होती है? ईंधन होती है। टीचर, टीकोचर है नहीं है? टीचर, टीकोचर, तो चाय तो बहुत जरूरी है। देखिएगा इधर, समझिएगा ध्यान से, ये है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा? हेलोजन, और ये दोनों है बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चाहे यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, दोनों स्थिति में निकल सकता है। तो दो प्रकार के एल्किन बन गए। देखो, ये पहली एल्किन और ये दूसरी एल्किन, अंतर साफ साफ दिख रहा है आपको, देखो, है ना। तो मैंने क्या कहा, सेट जेब का नियम क्या कहता है कि वह एल्किन अधिक बनेगी जिसमें प्रतिस्थापी क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, तो ये तो है द्विबंधित कार्बन, और इसमें प्रतिस्थापी देखो यही दिख रहा है आपको, ये प्रतिस्थापी है। और इसमें देखो, ये द्विबंधित कार्बन, इधर भी प्रतिस्थापी है और इधर भी प्रतिस्थापी है। ठीक है, यहां पर देखो ये भी द्विबंधित कार्बन, अगर इधर कोई जुड़ा होता है इसके साथ तो उसको अपन कह सकते हैं प्रतिस्थापी। ये भी द्विबंधित कार्बन, ये भी द्विबंधित कार्बन, तो प्रतिस्थापी तो ये हो गया। और इसमें देखो, ठीक है, ये द्विबंधित कार्बन है दोनों, और इसमें ये प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी। तो अब बताओ कि नियम के हिसाब से ज्यादा एल्किन कौन सी बनेगी? तो सर नीचे वाली बनेगी, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी ज्यादा है, इसमें प्रतिस्थापी ज्यादा है, इसलिए ये मुख्य उत्पाद बनेगा। तो ये बनता है लगभग कितना? 19% ही बनता है, और ये बनता है लगभग 81%। कितना बनता है? 81%। तो ये मुख्य उत्पाद बनता है। क्लियर? तो नियम के हिसाब से जिसमें क्या होगा?
प्रतिस्थापी की संख्या ज्यादा होगी वह एल्किन क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। ठीक है, चलो मिटा दे। चलो अब तुम्हें थोड़ा और कंफ्यूजन में डालते हैं। देखो कारण क्या है इसका, अपन अगले उदाहरण से इसका अपन कारण देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है ना। कभी बार आपसे मतलब एग्जामिनर पूछ लेगा, प्रैक्टिकल में अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनर कि इसका क्या कारण है सेट जेब के नियम से, कि ये सर ये ज्यादा क्यों बनेगी और ये कम क्यों बनेगी, ये ज्यादा क्यों बनेगी, इसका क्या कारण है कि ज्यादा बनेगी। चलो जानते हैं इसका कारण भी। एक उदाहरण और लेते हैं तुम्हारे सामने और वो देखते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। देखिएगा CH3CH2 या मैंने जोड़ दिया ये ब्रोमीन और ये CH3CH3। ठीक है, ये कंडीशन आपने देख ली। अब यहां से देखो अल्फा कार्बन कौन कौन से हो सकते हैं। ये तो हो गया अल्फा कार्बन हो गया। अब ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। ठीक है, अब तुम कहीं से भी निकाल लो भले। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं यहां से निकालू चाहे यहां से निकालू, ये तो कंडीशन सेम होने वाली है। यहां से निकालूंगा तो भी एक ही बात है, यहां से निकालूंगा तो भी एक ही बात है। अंतर कब हो सकता है, जब इधर से निकालो और इधर से निकालो, तब अंतर हो सकता है। समझ में आया ना, यहां से निकालो और यहां से निकालो, इसमें अंतर हो सकता है। तो अपन एक तो इधर से निकाल लेते हैं, एक इधर से निकाल देते हैं, क्योंकि यहां से निकालोगे तो आप 3 प्रकार के बना सकते हो, लेकिन यहां से निकालोगे तो कंडीशन तो सेम ही आएगी। यहां से निकालो इस CH3 से, चाहे CH3 से निकालो, एक ही बात है ना। इसलिए अपन क्या करेंगे, एक तो इधर से निकाल लेते हैं, एक इधर से निकाल के देखते। देखिएगा, चलो बनाते हैं अपन एक बार इसको। ठीक है, जैसे मान लो कि ये देखो, ये आपका कौन सा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये दोनों तो सेम है। यहां से निकाल रहा हूं मैं हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, देखो CH3 और ये क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, फिर क्या है ये C, इसके ऊपर क्या लग रहा है बताओ, ये CH3 क्लियर, ये बनेगा। अब मैं हाइड्रोजन यहां से निकाल रहा हूं इस जगह से, तो क्या होगा देखो CH3 CH2, ये इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 CH3 क्लियर। अब बताओ कौन सी ज्यादा बनेगी, ऊपर वाली या नीचे वाली, ऊपर वाली ज्यादा बनेगी या नीचे वाली ज्यादा बनेगी। ठीक है, देखिए ये द्विबंधित कार्बन है, ये द्विबंधित कार्बन है, इधर ये क्या हो गया प्रतिस्थापी हो गया, ये भी द्विबंधित, इस पर तो प्रतिस्थापी होगा ही नहीं, और ये प्रतिस्थापी, यानी यहां प्रतिस्थापी कितने हैं, 2 है। प्रतिस्थापी कितने हैं, 2 है। ठीक है, यहां देखो, ठीक है, ये प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी कितने हैं, 3 है, और यहां प्रतिस्थापी कितना है, 2 है। कितना है, 2। अब कारण समझते हैं, ध्यान से दीजिएगा। कारण क्या, जो द्विबंधित कार्बन होता है, जो द्विबंधित कार्बन होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन क्या कहलाएंगे, बीटा कार्बन। ये द्विबंधित कार्बन, ये द्विबंधित कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। ठीक है, 11th में आपने पढ़ा होगा अतिशय युग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिशय युग्मन। ठीक है, अतिशय युग्मन में कौन सा हाइड्रोजन भाग लेते हैं, बीटा हाइड्रोजन भाग लेते हैं। अतिशय युग्मन में कौन सा हाइड्रोजन भाग लेते हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, अतिशय युग्मन होगा। जितने ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, अतिशय युग्मन होगा। और जितना ज्यादा अतिशय युग्मन होगा उस यौगिक का स्थायित्व तो उतना ही अधिक होगा। बस यही है सेट-जेब के नियम का कारण और कुछ भी नहीं है। क्लियर, जितने ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे, बीटा हाइड्रोजन कहां मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो द्विबंधित कार्बन है उसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन क्या कहलाएंगे, बीटा कार्बन। ये द्विबंधित कार्बन है अल्फा कार्बन, ये द्विबंधित कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा हो गया, बीटा कार्बन हो गया। तो यहां पर बीटा हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 3 3 6 और 3 9, यानी बीटा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, यहां पर देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन,
अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन से हो गए जाएंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो कितने हो गए, 3 और 2 5, यानी यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन ज्यादा है तो अतिसंयुग्मन भी ज्यादा होगा, यहाँ बीटा हाइड्रोजन कम है तो अतिसंयुग्मन भी क्या होगा, कम होगा, और अतिसंयुग्मन कम होगा तो स्थायित्व भी क्या होगा, कम होगा। और किसी भी स्थिति में या किसी भी विक्रिया में वह उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है जिसका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यही है सेट-जेम के नियम का आधार। अतिसंयुग्मन के आधार पर वह एल्कीन अधिक स्थायी होगी जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। तो ये अपनी जो विलोपन अभिक्रिया है ये कंप्लीट हुई, इतना से ही आपके कोर्स में दे रखा है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट सेट-जेम का नियम, सेट-जेम का नियम विलोपन अभिक्रिया में, यही आप ध्यान रख लो। विलोपन अभिक्रिया क्या होती है समझ में आ गया, और सेट-जेम का नियम कंप्लीट कर लो, इसका कंसेप्ट समझ लो। डेफिनेशन मैंने आपको लिखा ही है कि यदि किसी एल्किल हैलाइड से 2 या 2 से अधिक एल्किन बनने की संभावना है तो वह एल्किन अधिक बनेगी जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या क्या हो, अधिक हो। इसे हम क्या कहते हैं, सेट-जेम का नियम कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर। चलो अगली जो अभिक्रिया आती है वो आती है धातु के साथ अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया अपन बात करेंगे वो आएगी धातु के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, धातु के साथ। धातु के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं, और उसमें सबसे पहले आती है वुड्स अभिक्रिया। किसके साथ कराएंगे अपन, धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, यहां अपन किस किस के साथ कराएंगे, एक तो एल्किल हैलाइड की क्रिया कराएंगे अपन किसके साथ, सोडियम के साथ, एक अपन कराएंगे किसके साथ, लिथियम के साथ, एक अपन कराएंगे किसके साथ, जिंक के साथ, और एक अपन कराएंगे किसके साथ, लेड के साथ। ठीक है, जिंक और एक और भी है आपके मैग्नीशियम भी है। चलो मैग्नीशियम के साथ, और एक कराएंगे अपन लेड के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन अपने को पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो रिएक्शन आती है इसके अंदर आती है वो आती है वुड्स अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वुड्स अभिक्रिया 11th में पढ़ चुके हो आप, वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, सोडियम के साथ कराई जाती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। देखिएगा, RX प्लस 2Na, ये इस तरह से लिख देता हूं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, R और बाहर क्या निकल जाएगा 2NaX। किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर एल्केन का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया। इसको ऐसे समझ लो, 2CH3Cl प्लस 2Na, ये क्या बन जाएगा, CH3 और क्या निकल जाएगा 2NaCl। गुरुजी और थोड़ा, ये कितने है, 2 है ना CH3Cl मेथिल क्लोराइड, तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, CH3Cl प्लस सोडियम भी कितने मेरे पास 2, 2Na, और प्लस ये Cl और ये CH3, यहां से निकल जाएगा। ये देखो, ये बाहर निकल गया पूरा का पूरा, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, 2NaCl, इधर क्या बचा CH3, इधर क्या बचा CH3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 बाहर के निकला 2NaCl। क्लियर। तो ये हो गई वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ करवाने पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ करवाने पर एल्केन का निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। इसे अपन क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गई सोडियम के साथ, किसके साथ हो गई, सोडियम के साथ। चलो ये तो कंप्लीट सोडियम के साथ मिटा दें। क्लियर, ये हो गई अपनी वुड्स अभिक्रिया कंप्लीट। अगला देखते हैं लिथियम के साथ अभिक्रिया। लिथियम के साथ अभिक्रिया करता, देखो CH3CH2Br, इसकी क्रिया कराएंगे अपन किसके साथ, लिथियम के साथ करवाएंगे। किसके साथ कराएंगे, लिथियम के साथ। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2Li, और बाहर क्या निकल जाएगा, LiBr। लिथियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा,
लिथियम ब्रोमाइड यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपके कार्ब धात्विक यौगिक। इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्ब धातु यौगिक। कार्ब धातु यौगिक किसे कहेंगे, ऐसे यौगिक, ये ना आप बुक में देखोगे तो इसमें लिख रखा है, इसके लिए कार्ब धातु यौगिक लिख रखा है, कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक। गुरुजी ये क्या होता है, खोल के देखो इसको, CH3 और ये हाइड्रोजन और ये लिथियम, इस तरह से। यानी ये लिथियम क्या है, धातु है, लिथियम क्या है, धातु, और ये क्या हो गया, कार्बन। यानी ऐसे यौगिक जिसमें धातु सीधी किसके साथ जुड़ी हो, कार्बन के साथ जुड़ी हो। ऐसे यौगिक जिसमें धातु सीधी किसके साथ जुड़ी हो, कार्बन के साथ जुड़ी हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्ब धातु यौगिक कहते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, कार्ब धातु यौगिक हो गया। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या हो गया, कार्ब धातु यौगिक। लिथियम सीधा यहां पर किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी अगर इसके अपन नाम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दो कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथिल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल लिथियम। नाम तो इसका क्या होगा, एथिल लिथियम, नाम तो हो जाएगा इसका एथिल लिथियम। लेकिन ये एक प्रकार का कार्ब धातु यौगिक है। कार्ब धातु यौगिक का मतलब क्या होगा, देखो मैंने बताया था, ऐसे यौगिक जिसमें धातु सीधी किसके साथ जुड़ी हो, कार्बन के साथ जुड़ी हो। तो यहाँ पे ये लिथियम सीधा किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्ब धातु यौगिक कहेंगे। आप किताब में देखोगे तो इसके नीचे लिख रखा है एथिल लिथियम, नीचे क्या लिखा मिलेगा आपको, कार्ब धातु यौगिक। ठीक है, कार्ब धातु यौगिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ लिथियम सीधा किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर, कंप्लीट, चलो वेरी गुड। अगला देखते हैं अपन, देखो लिथियम के साथ भी हो गया। अगला आता है जिंक के साथ अभिक्रिया, जिंक के साथ अभिक्रिया। देखिए C2H5Cl, ठीक है, इसकी क्रिया करा रहे हैं अपन किसके साथ, जिंक के साथ। तो ये बनेगा, क्या बनेगा, यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, जिंक क्लोराइड। एक तो बाहर क्या निकलेगा, जिंक क्लोराइड। यानी जिंक के भी यहां पर दो अणु लेते हैं, दो मोल ले सकते हैं अपन, यूं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा C2H5Zn और C2H5 और बाहर क्या निकल जाएगा, क्या लिया था अपन ने, Cl, तो क्या निकल जाएगा, ZnCl2। इसको व्यवस्थित तरीके से समझो, C2H5Cl है तो दो है, तो मैं लिख देता हूं C2H5Cl, दो है ना, देखो यहां पर ये दो 2C2H5Cl। और जिंक भी मैंने कितने लिए, दो लिए, ये जिंक और ये जिंक। ठीक है, फिर क्या है, Cl, C2H5। तो देखो यहां से क्या निकलेगा, देखो यहां से क्या निकलेगा, ये जिंक और ये जिंक, यहां से यार क्या निकल जाएगा, ये तो निकल जाएगा क्लोरीन यहां से, ये इस तरह से। इसको थोड़ा कैसे बनाए अपन, ये यूं कर लो, चलो क्या निकल गया, जिंक क्लोराइड बाहर निकल गया। क्या निकल गया, जिंक क्लोराइड बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब क्या बना, देखो इधर ये तो क्या है, C2H5Zn और इधर भी क्या है, ये C2H5 और बाहर क्या निकला, ZnCl2, ZnCl2। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे मान लो देता हूं मैं RX प्लस 2Zn, दो जिंक है और इसको ले देता हूं मैं दो, तो क्या बनेगा, ये RZnR और बाहर क्या निकल जाएगा, ZnX2। क्या निकल जाएगा, ZnX2। अब देखो यहां पर एल्किल समूह कितने हैं, दो है, ये भी एक एल्किल समूह है, ये भी एल्किल समूह है। तो दो को अपन क्या बोलते हैं, डाई, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डाई एल्किल जिंक। क्या बोलेंगे इसको, डाई एल्किल जिंक। और इसका एक फेमस नाम, इसको बोलते हैं फ्रैकलैंड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, फ्रैकलैंड अभिकर्मक। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है, फ्रैकलैंड अभिकर्मक का सूत्र लिखिए, फ्रैकलैंड अभिकर्मक। इसको अपन क्या बोलते हैं, डाई एल्किल जिंक को अपन बोलते हैं फ्रैकलैंड अभिकर्मक कहते हैं। डाई एल्किल जिंक इसको कहा जाता है, फ्रैकलैंड अभिकर्मक कहा जाता है। डाई एल्किल जिंक को कहा जाता है फ्रैकलैंड अभिकर्मक। क्लियर, तो इसको भी लिख लीजिएगा, फ्रैकलैंड अभिकर्मक क्या होता है, डाई एल्किल जिंक या डाई एथिल जिंक कह सकते हो। डाई एथिल जिंक, दो एथिल है ना, तो यहां पर एल्किल भी क्या लिख सकते हैं अपन, एथिल भी लिख सकते हैं। ठीक है, डाई एथिल जिंक, क्योंकि ये एथिल समूह है, ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, डाई एथिल जिंक, या जिसका इसका क्या नाम है, फेमस नाम क्या है, फ्रैकलैंड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैकलैंड
अभिक्रमक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें अब तक जो अपन ने पढ़ा था, 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके। एक तो सेट-जेब का नियम बन सकता है, उसका क्वेश्चन बनेगा, लगभग तय है। एक वुड्स अभिक्रिया है, और एक इसका आ सकता है फ्रैगलेंट अभिक्रमक का आ सकता है। इसका आ सकता है फ्रैगलेंट अभिक्रमक का आ सकता है। क्लियर? चलो मिटा दे। अगली अभिक्रिया अपन कराते किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। ओ माय गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। RMgX बनेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, RX ये है आपका एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया करा रहा हूं मैं किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये बनेगा RMgX। क्या बनेगा? RMgX, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो, CH3Cl, और इसकी क्रिया करा रहे किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। ये बनेगा RMgCl। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार अभिकर्मक। बहुत ज्यादा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसको। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या होता है? RMgX। क्या होता है? RMgX। यहाँ पर X का मतलब क्या हो गया? हेलोजन हो गया, और यहाँ R का मतलब एल्किल समूह हो सकता है, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या बन गया? ग्रिग्नार अभिकर्मक। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ कराई जाती है? मैग्नीशियम के साथ करवाई जाती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाने पर किसका निर्माण होता है? ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ग्रिग्नार अभिकर्मक। अगली जो अपन रिएक्शन देखते हैं वो अपन बात करते हैं लेड के साथ। इसमें लेड के साथ अपन क्या करते हैं? सोडियम की मिश्र धातु लेते हैं। लेड के साथ क्या लेते हैं अपन? सोडियम और मिश्र। लेड और सोडियम दोनों की मिश्र धातु काम में लेंगे अपन। लेड के साथ अभिक्रिया, इसके साथ लेड के साथ अभिक्रिया करवाते, देखो, C2H5Br, इसकी क्रिया कराते हैं अपन 4BbNa। ये एक मिश्र धातु हो गई, लेड और सोडियम की मिश्र धातु। तो यहां पर क्या बनता है? देखो, C2H5 4Pb प्लस 3Pb बाहर निकल जाएगा, और 4NaBr। इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। 4 एथिल है और ये लेड है, TeL। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं इसको अपन? TeL, टेट्रा एथिल लेड। क्या कहा जाता है इसको? टेट्रा एथिल लेड इसको कहा जाता है, टेट्रा एथिल लेड। यानी जब लेड सोडियम मिश्र धातु की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है, जब लेड सोडियम, यहां पे भी क्या होगा? ईथर होगा। जब लेड सोडियम मिश्र धातु की क्रिया एल्किल हैलाइड साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? टेट्रा एथिल लेड बनता है। और ये भी किसकी उपस्थिति में होती है? ईथर की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? ईथर की उपस्थिति में होती है। क्लियर? शुष्क ईथर ही होगा यहाँ पे भी कंप्लीट। तो ये हो गई आपकी किसके साथ अभिक्रिया? धातु के साथ अभिक्रिया होगी। किसके साथ होगी? धातु के साथ अभिक्रिया। क्लियर? अब एक और बच गया आपका अपचयन। छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बेबी टॉपिक कह सकते हैं। अपचयन करवाते हैं अपन एल्किल हैलाइड का। देखिए इधर CH3Cl, इसका मैं करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं? अपचयन करवा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? अपचयन। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है बताओ यार, खुद ही सोच लो भाई। एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, यहां से क्लोरीन को निकाल के ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH4 और HCl। और देख लो, CH3, CH2Cl और ये 2H। अपचयन करवाएंगे, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक क्लोरीन निकाल के ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH3 बाहर के निकल जाएगा, HCl। यानी सीधी सी भाषा में कह सकते हैं यार, अपचयन कराएंगे, एल्किल हैलाइड का अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? एल्केन। ठीक है, अब यहां पर अभिकर्मक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एक तो ल्यूकास अभिकर्मक, ZnHCl, Zn प्लस HCl, इसको अपन बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ध्यान दीजिएगा, ल्यूकास अभिकर्मक। यहां पर क्या हो सकता है उत्तरक्रम? ये हो सकता है। ठीक है, सोडियम और एथेनॉल हो सकता है, सोडियम और एथेनॉल, C2H5OH हो सकता है।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी यहां पर उत्प्रेरक के रूप में यहां पर इसको काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो कोई ज्यादा विशेष नहीं है। तो यहां पर आपको ये जो आज की जो क्लास हुई है इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है उसके लिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं। एक बार इसको लिख लो, फिर मैं बता देता हूं। क्लियर? चलो, वेरी गुड। आज का जो ये लेक्चर है इसमें आपको मुख्य रूप से 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो देखो, विलोपन अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी। विलोपन अभिक्रिया में कौन ज्यादा अभिक्रिया देगा? विलोपन अभिक्रिया में कौन ज्यादा अभिक्रिया देगा? एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं। विलोपन अभिक्रिया की हमने बात की, विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा कौन देगा? 3 डिग्री कार्बन आयन सबसे ज्यादा देगा। उसके बाद कौन देगा? 2 डिग्री देगा। उसके बाद कौन देगा? 1 डिग्री देगा। कौन देगा? 1 डिग्री। ठीक है, ये कब? जब हेलोजन क्या हो? समान हो। हेलोजन क्या हो? समान हो। और यदि हेलोजन क्या हो? अलग अलग हो। हेलोजन अलग अलग हो लेकिन कार्बन की प्रकृति सेम हो। इसमें हेलोजन समानता, कार्बन की प्रकृति क्या थी? अलग अलग थी, यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, अब कार्बन की प्रकृति सेम हो यानी 2 डिग्री हो या फिर 1 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, लेकिन हेलोजन क्या हो? अलग अलग हो। हेलोजन क्या हो? अलग अलग। तो एक तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हेलोजन अलग अलग है लेकिन कार्बन की प्रकृति सेम है। तो मैंने बताया था जिसका आकार बड़ा होगा उसका बंध दुर्बल होगा, तो बंध जल्दी टूटेगा। तो सबसे बड़ा आकार किसका होता है? आयोडीन का। तो ये पहले दे देगा। ठीक है, यानी अपन इसको यूं लिख सकते हैं, CH3F, CH3Cl, ये मेथिल ब्रोमाइड और ये मेथिल आयोडाइड। तो सबसे अधिक ये देगा। ठीक है, तो ये बात कर ली अपन ने विलोपन अभिक्रिया के बारे में। अगली अपन ने बात की थी इसी में सेजेब के नियम के बारे में। सेजेब का नियम, ठीक है, ये नियम क्या कहता है कि यदि किसी एल्किल हैलाइड से 2 या 2 से अधिक एल्किन बनने की संभावना हो तो वह एल्किन अधिक बनेगी जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। यदि किसी एल्किल हैलाइड से 2 या 2 से अधिक एल्किन बनने की संभावना हो, यदि किसी एल्किल हैलाइड से 2 या 2 से अधिक एल्किन बनने की संभावना हो तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनेगी। वह एल्किन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, कारण मैंने बताया था प्रतिस्थापी की संख्या का मतलब उसमें जो बीटा कार्बन जो होगा उस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। ठीक है, हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो अति संयुग्मन होगा, और जितना ज्यादा अति संयुग्मन होगा वे यौगिक उतना यदि क्या होगा? स्थायी होगा। और किसी भी अभिक्रिया में वह उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है जिसका स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा होता है। ये क्या था? सेट-जेब के नियम का क्या था? आधार था। तो ये चीजें ही आपको विलोपन अभिक्रिया में ध्यान रखनी है। 1 2 3, 1 2 3, बस। इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। दिमाग पे लोड लेना ही नहीं है। दिमाग पे लोड लेना नहीं, फालतू की बर्डन लेनी नहीं है, कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। ये केवल 3 चीजें मैंने लिखी, इसको पढ़ लो। विलोपन अभिक्रिया से बाहर कुछ नहीं जाएगा, गारंटी है। क्लियर? कंप्लीट। मैं मेरे 8 साल के अनुभव से बता रहा हूं, 2012 से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यही पूछा जाएगा अगर विलोपन अभिक्रिया में पूछा जाएगा, तो इससे अलग कुछ नहीं आएगा। क्लियर? चलो, अगली आई आपकी धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया में अपन ने बात की थी एक तो सोडियम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बात की थी? सोडियम के साथ अभिक्रिया, जिसमें हमने कहा था ये कौन सी अभिक्रिया है? वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? पूछी जा सकती है। एक अपन ने बात की थी जिंक के साथ अभिक्रिया, जिससे क्या बना? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। पूछा जा सकता है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ठीक है, एक अपन ने बात की थी मैग्नीशियम के साथ, क्या बना? ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या बना? ग्रिग्नार अभिकर्मक। ठीक है, तो आज के लेक्चर में 3 तो वो पहले पॉइंट थे और 3 ये, टोटल कितने? 6 पॉइंट। ये ही ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी वीडियो भले लंबा लग रहा हो लेकिन ये 6 चीजें आपको ध्यान रखनी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसके अतिरिक्त फिर भी अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बिल्कुल नीचे आपके कमेंट बॉक्स खुला हुआ है या स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर चल रहे हैं, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज से एक बात याद आई कि बच्चे जब मैसेज करते तो मैसेज करने बाद धड़ाधड़ करते ही जाते हैं, हेलो सर, हेलो 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 हेलो। भाई ये क्या है? आपने मैसेज कर दिया तो ऐसा थोड़ी है कि हम यार खाली बैठे हैं तुरंत जवाब दे देंगे। ठीक है, आपका मैसेज आ गया, हमने देख लिया, जब भी हम फ्री होंगे आपको रिप्लाई देंगे जरूर, ध्यान रख लें। ऐसा कोई बच्चा, जहां तक मेरे जानकारी में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको मैंने रिप्लाई नहीं दिया हुआ।
आपके जो भी क्वेश्चन आए रिप्लाई आपको जरूर दिया, हो सकता है रिप्लाई में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन रिप्लाई आएगा, आप धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, आपने क्वेश्चन भेज दिया, हमने क्वेश्चन देख लिया, जब भी हमें समय मिलेगा हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा आपको मतलब ये नहीं कि हेलो सर बताओ प्लीज प्लीज सर बताओ। ठीक है, इसमें इतना देखो हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्वेश्चन भेज दिया, हमने देख लिया, ऐसा तो नहीं कि मान लो 4-5 दिन निकल गए अभी तक जवाब आया ही नहीं। ठीक है, तो जब भी हमें समय मिलेगा आपको जवाब जरूर मिलेगा, आप धैर्य बना के रखिए। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। जो मैंने चीज बताई दी है वो ही आपको ध्यान में रखनी है, बाकी आपको फालतू की बर्डन नहीं लेनी है। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही, तब तक पढ़ाई करते रहिए, आराम से एंजॉय कीजिए क्लासों को। ठीक है, स्कूलें खुलने वाली है। और सर घर में मजा आ रहा था, अब स्कूल जाओ, स्कूलें खुल रही है, अब तो सरकार ने सिलेबस भी कम कर दिया। एग्जाम तो होंगे ही होंगे, एग्जाम होंगे, गलतफहमी नहीं पालनी है, पढ़ाई करते रहना है। जहां पे भी आपको मैटर मिल रहा है, चाहे विद्यालय में मिल रहा हो, चाहे ऑनलाइन पे मिल रहा हो, जहां पे भी मिल रहा है, देखो नॉलेज कोई ना कोई हर व्यक्ति कुछ अगर पढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ तो सिखाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपने कोई वीडियो देखा कि सर मुझे तो इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो वो सिखाएगा। ठीक है, तो कहीं से भी जहां भी आपको मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से ही पढ़ो, जहां पे भी आपको मिल रहा है, कहीं से भी जहां से भी आपको मिल रहा है कि ये अच्छा पढ़ा रहा है ये बंदा, देखो उसको, उससे पढ़ो, है ना। ठीक है, भाई पढ़ना है अपने को, क्लियर। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।